So in the previous video we discussed the question number 1 to 15. This is for unit test 1. ये टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है, चाहे यूट्यूब पे देना चाहें आप तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, मोबाइल ऐप पे देना चाहें तो मोबाइल ऐप पे दे सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, लिंक डाउनलोड कर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उस पर एक मैसेज डालिए, आपको ये बैच ज्वाइन करना है, आपको बैच में ऐड कर लिया जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा। मोबाइल ऐप पे देने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप डिसिप्लिन्ड होंगे, आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे बाद टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपका स्कोर अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, आपको क्वेश्चन के राइट आंसर रॉन्ग आंसर वो सब पता चल जाएंगे। ठीक है, मैंने अदरवाइज कोई डाउनलोड नहीं करना चाहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट का पीडीएफ। तो वही बात, अगर किसी ने भी ऐप पे टेस्ट दिया है तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, राइट, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीडीएफ के सीक्वेंसेस में, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चंस ले आते हैं। ये रहा एंड ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और इनको हमने स्विच को ओपन किया और फिर इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का, और उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी और हमें बिफोर एंड आफ्टर एनर्जी निकालनी है। तो शुरू करते हैं। मान लो क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो पहले एनर्जी U0 और U0, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई 2U0। अब बाद में क्या होगा, बाद में हमने ये स्विच तो हटा दिया और यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। देखो, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट। 1, आप डाइलेक्ट्रिक कैसे डाल रहे हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हुए बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहता है, और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहता है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी फिगर बना देता हूं बाद वाली सिचुएशन की। तो ये बाद में, ये तो बैटरी से कनेक्टेड है और ये बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें एनर्जी मान लेते हैं U1 है, इसमें एनर्जी U2 है। अच्छा, पहले ये कैपेसिटेंस अगर C था और अभी हमने डाइलेक्ट्रिक 3 डाल दिया तो K टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस, तो ये कैपेसिटेंस कितना हो गया 3C और ये भी 3C। अच्छा, अगर पोटेंशियल V है तो पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ CV² या Q²/2C। अगर मान लो ये चार्ज Q था, ये चार्ज Q था, क्योंकि आइडेंटिकल है तो इक्वल ही होगा ना। अच्छा, अब फर्स्ट कैपेसिटर फॉर फर्स्ट Q सेम है तो हम फर्स्ट के लिए तो V सेम है भैया, ये बैटरी से कनेक्टेड है। क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो नाउ नई एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, और कैपेसिटेंस हो गया 3C और V², तो ये हो गई 3U0, यानी जितना डाइलेक्ट्रिक डाला उतने टाइम्स एनर्जी हो गई। सिंपल सा है, याद कर लो। अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो जितने का डाइलेक्ट्रिक है उतने टाइम्स हो गई। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए Q सेम, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो, Q वाला फॉर्मूला लगा लो। Q वाला फॉर्मूला ये हो गया, तो U2 = Q²/2 और कैपेसिटेंस हो गया 3C, तो ये हो गई U0/3। तो फाइनल एनर्जी कितनी हुई, राइट, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल एनर्जी हो गई 3U0 + U0/3, तो दैट इज 10U0/3। तो अब हम रेशो निकालेंगे इनिशियल और फाइनल का, तो इनिशियल अपॉन फाइनल, दैट इज इनिशियल थी 2U0 और फाइनल हो गई 10U0/3। तो आंसर आ गया आपका 3/5। कहाँ है, ये आंसर हो गया 3/5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो। अगर हम कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज करते हैं
चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंज होती हैं। तो हमको देखना है कि वो जो चेंज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहता है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, बाकी फिर उससे कैलकुलेट कर लो। और अगर कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज सेम रहेगा, बाकी फिर उससे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो, सीरीज में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? सीरीज में हो जाता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये सीरीज में है तो 1/10 1/10 कितना हो गया? तो ये हो गया, सी डैश ले लेता हूं मैं, दैट इज 5। तो ये दोनों मिला के 5 हो गया, राइट। एंड सिमिलरली ये दोनों मिला के 3 हो गया। तो अब मैं अगर नया सर्किट बनाऊं तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, अरे रेजिस्टेंस बना दिया, ये हो गया 3, देन ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये ऐसे आ गया, और ये हमारा 7। अब देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो क्या होगा? व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो क्या हो गया? राइट, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं? इसको हटा दो, तो ये हट गया। अब ये दोनों सीरीज में 5 और 3, और फिर ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में 5 और 3 कितना हो जाएगा? 1/c सीरीज 1/5 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया? 8/15, तो दिस इज 15/8। तो अब ये पूरा मिला के बन गया ये 15/8 और ये 15/8, एंड ये दोनों पैरेलल में, तो टोटल कितना आ गया? 15/8 प्लस 15/8, क्योंकि पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड होते हैं, तो 30/8, और 30/8 कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, तो योर आंसर विल बी 3.75, करेक्ट। देन दिस वाज क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A capacitor of 1 microfarad with stand with voltage 6 kilovolt and 2 microfarad 4 kilovolt if the two are connected। देखो, ये एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड, इसको हम जो मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं वो कितनी दे सकते हैं? 6 किलोवोल्ट। तो मैक्सिमम चार्ज हम इसको कितना दे सकते हैं? दैट इज C1V1, दिस इज मैक्सिमम चार्ज, ध्यान रखना मैक्सिमम चार्ज है। तो Q1 मैक्सिमम लिख देता हूं इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड हो गया 10 to the power -6, और 6 किलोवोल्ट हो गया 6 × 10 to the power -3, 10 to the power 3 होता है भाई, कुछ भी लिखते हो। तो ये हो गया 6 × 10 to the power -3। सिमिलरली सेकेंड वाले पे निकाल लो। अब सेकेंड वाला कितना है? 2 माइक्रोफैरेड, और कितनी वोल्ट ले सकता है? 4 किलोवोल्ट। तो Q2 मैक्सिमम हो गया 2 × 10 to the power -6 × 4 × 10 to the power 3, दैट इज 8 × 10 to the power -3। तो ये 8 ले सकता है। अब हमने क्या किया? इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया और हमको वोल्टेज निकालनी है। ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड। अच्छा, सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम होना है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो मैं कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकता हूं? ऐसा लगेगा मैक्सिमम तो 8 हो गया, तो मैक्सिमम 8 दे सकते हैं। तो 8 दे के देख लो भाई, अगर 8 दोगे तो जब इसके ऊपर 8 आएगा चार्ज तो ये तो फूक गया, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है? 6।
तो भैया जो ज़्यादा ले सकता है उसे कम दे दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 6 ले सकता है उसको 8 दे दोगे तो वो तो जल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 6 से ज़्यादा ले नहीं सकता। क्योंकि ये 6 से ज़्यादा नहीं ले सकता तो हमारा जो चार्ज होगा वो इस पे भी 6 इंटू 10⁻³ होना चाहिए और इस पे भी 6 इंटू 10⁻³ होना चाहिए। तो एक काम करो ना, ये दोनों को सीरीज ऐड कर लो। ये दोनों को सीरीज ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/1 + 1/2, तो 2/3 आ गया ना, 2/3 माइक्रोफैरेड। और V हमें निकालना है और Q कितना है, Q है 6 इंटू 10⁻³ तो V = Q/C। अब Q रख दो, C रख दो, हो गया काम। तो V = Q कितना, 6 इंटू 10⁻³ एंड C कितना, 2/3 इंटू 10⁻⁻6। और ये माइनस पावर पुअर की गड़बड़ मत किया करो, आप लोग बहुत करते हो ये गड़बड़। तो 9 इंटू 10⁻³ यानी 9 किलो वोल्ट। तो हमारा आंसर ये हो गया 9 किलो वोल्ट, ये आंसर आ गया, राइट। तो लगता है बहुत मुश्किल है, बट होता नहीं है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन इतना मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A parallel plate capacitor with air between the plates is charged to a potential difference of 500 volt and then insulated। और फिर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ये था भैया हमारा कैपेसिटर, इसको हमने चार्ज दे रखा था Q और इसमें थी 500 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस तो C रहा होगा। अब हमने क्या किया, इसको बैटरी से अलग कर दिया एंड देन इंसुलेटेड। मैंने बताया था ना अभी पीछे, अगर बैटरी से अलग कर देंगे तो चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज तो सेम ही रहा। और इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, उसका कांस्टेंट K, और वोल्टेज अब कितना हो गया, वोल्टेज हो गया भाई अब 75 वोल्ट। अच्छा, अगर ये कैपेसिटेंस K था तो ये कैपेसिटेंस कितना हो गया, KC। अब देखो इधर से Q निकालो, 500 CV, और इधर से Q निकालो 75 इंटू KC, इन दोनों को बराबर कर दो। 500C = 75 KC, CC तो कर गया, K = 500/75, तो कितना आया 20/3। डन। एंड नेक्स्ट 20। A parallel plate capacitor is charged and charging battery is disconnected। चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर कैपेसिटर को डिस्टेंस बढ़ा दिया, यानी ये कैपेसिटर का डिस्टेंस अगर D था तो इसको बढ़ा के D' कर दिया। तो अगर पहले C0 था तो अब C हो गया, तो C कितना होगा, देखो कैपेसिटेंस होता है ε0A/D, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो C विल बी लेस देन C0। तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि कैपेसिटेंस कम हो जाएगा क्योंकि प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा दिया भाई। तो अब हमें ऑप्शन देखो, चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज ना, क्योंकि इंसुलेटेड है भाई, तो चार्ज तो पहले Q था तो अब भी Q ही रहेगा क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिया था। अगर ये डिस्कनेक्ट कर दिया था तो चार्ज तो चेंज होगा नहीं, जाएगा कहाँ चार्ज, जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज के जाएगा ही नहीं, तो चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई। द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेस, वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज होता है Q/C, Q तो सेम है और C कम हो गया तो वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, वोल्टेज तो बढ़ जाएगी, तो ये तो डिक्रीज तो नहीं होगी, इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज, ये तो हमने निकाल लिया, कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया चौथा, मार्क कर दो, फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। चौथा बच गया तो मार्क कर दो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड, मैंने बोला ना चार्ज सेम है, तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लो, Q² / 2C। अब C तो क्या हुआ, कम हो गया,
तो u क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एनर्जी इंक्रीजेज, एंड सो दिस इज द आंसर, राइट। तो भैया इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करो एंड डॉक्टर बन जाओ। जरूरत पड़ेगी बाद में मुझे, बूढ़ा हो जाऊंगा तो। ओके, two cars A and B are traveling in same direction with velocities VA and VB. When the car A is at distance D behind the car B, the driver of car A applies brake, producing uniform retardation F. There will be no collision when. Okay, देखो ये एक कार है A और ये एक कार है B, ये जा रही है VA स्पीड से और ये जा रही है VB स्पीड से, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस अभी है D, और इसको लगा डर क्योंकि इसकी स्पीड थी ज्यादा। नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, A पीछे है तो ऐसे बना लेते हैं, क्या हो गया, राइट, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दो भाई, ऐसे जा रहे हैं। तो अब A की स्पीड थी ज्यादा, तो जब ये रह गया डिस्टेंस कम तो इसे लगा डर, अब इसे डर लगा तो इसने ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाए तो रिटार्डेशन हो गया कितना, F। अब हमको बताना है कि कोलिजन कब नहीं होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उतना होना चाहिए कि भाई ये जाके यहां टकराए नहीं। चलो हम ये निकाल लेते हैं कि कब टकराएगा, वो निकाल लेते हैं। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। देखो, ना टकराने का बेसिक वो है, मान लो ये यहां पे पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा, एक मिनट दूसरा रंग लेता हूं, मान लो ये A जब यहां पहुंचा और इसकी स्पीड B के बराबर हो गई, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में मेंटेन रहेगा। भाई वो वहां पहुंच जाए, अब उसकी स्पीड तो कम होती जा रही है ना, तो स्पीड कम होते 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 इतनी रहेगी और डिस्टेंस इतना रह गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं, क्योंकि इनकी वेलोसिटी तो इक्वल हो गई। अब जितना वो चलेगा उतना ही वो चलेगा, जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, दोनों इक्वल चलेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल हो गई, तो कोलिजन नहीं होगा। तो क्या है, इसके यहां टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए। तो अगर हम देखें तो इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस d, राइट। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी that is VA minus VB, and final relative velocity that is 0, and retardation कितना, F। तो इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 माइनस इनिशियल कितनी हो गई, VA माइनस VB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड माइनस F इंटू D। तो D इज इक्वल टू VA माइनस VB स्क्वायर अपॉन 2F। तो D इज इक्वल टू VA माइनस VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2F हो गया। तो यहां पे क्या है, अब ये जस्ट इससे चिपकेगा, यानी जस्ट टक्कर मारेगा। तो डिस्टेंस थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो टक्कर नहीं होगी, इस डिस्टेंस पे टक्कर हो जाएगी, यानी जस्ट वो हल्का सा पुश देगा जाके, बस वहां पहुंचते पहुंचते वो बराबर हो गया, तो हल्का सा पुश देगा। हाँ, सेफ रहने के लिए ये डिस्टेंस इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो व्हाट इज योर आंसर, तो डिस्टेंस ये हो जाए तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अरे इसको इसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, d, तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया d, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दिस एंड फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी तो बराबर होनी है, तो 0 हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is projected vertically upward and it attain maximum height h. If the ratio of time to attain height h less than h is 1/3.
तो देखो भैया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मान लो u वेलोसिटी से, और ये पहुंच गया हाइट h पे। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ तक हाइट हो गई h। तो हमको रेशो निकालना है। हमको दिया है टाइम का रेशो, ये t1 अगर मैं मान लूँ, ये t2 हो गया, तो हमको दे रखा है t1/t2 इज इक्वल टू 1/3। तो t2 इज इक्वल टू हो गया 3t1। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर का कितना बच गया, h माइनस h। देखो, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, टाइम तो सेम लगता है। तो ऑब्जेक्ट A, ये B, ये C। तो A से B पे जाने में उतना टाइम लगेगा जितना B से A पे आने में लगेगा। सिमिलरली B से C पे जाने में उतना टाइम लगेगा जितना C से B पे आने में लगेगा। अच्छा, ये पूरा टाइम t1 है, ये पूरा यहां तक टाइम t1 है, और ये पूरा 3t1 है। तो ये टाइम कितना है, 2t1। ये टाइम 2t1 हो गया। तो अब आप ऊपर से नीचे आ जाओ, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी 0 है, वो आसान है। वैसे तो नीचे से ऊपर भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरा तरीका यही है कि ऊपर से नीचे आ जाओ। तो C to B अगर मैं चलूं, तो h माइनस एच इज इक्वल टू हाफ g 2t1 स्क्वायर। ठीक है, u तो 0 है। और C to A चलूं, तो h इज इक्वल टू हाफ g 3t1 स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दो भाई, हाफ जी t1 कैंसिल हो गया। तो h माइनस एच बाई एच इज इक्वल टू 4/9। इसको सॉल्व करोगे, 1 माइनस एच बाई एच इज 4/9, तो h बाई एच इज 5/9। तो ये आपका आंसर आ गया 5/9। ठीक है, इस शॉर्टकट में बहुत आराम से हो जाता है। अगर थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना, तो ये ऐसे हवा में हो जाते हैं, उंगलियों से हो जाते हैं, इनको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं इसके शॉर्टकट मेथड्स डालूंगा, तो वो देखना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A motor car passes parking lot 10 minutes after a lorry moving in the same direction. तो देखो भैया, ये पार्किंग लॉट है, यहां पे एक लॉरी है, ये चली 40 की स्पीड से और कहीं यहां पहुंच गई, मान लो कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। अब एक मोटर कार आई और वो भी यहां पार्किंग लॉट से चली, ये मोटर कार है, और ये स्पीड 60 थी, और इसने इसको यहां पे पकड़ लिया। लेकिन ये 10 मिनट बाद शुरू हुई थी, ये 10 मिनट बाद शुरू हुई थी। 10 मिनट मतलब कितना हो गया, 10 मिनट मतलब कितना हो गया, 1/6 आवर्स। 10 मिनट मतलब 1/6 आवर। तो अगर इसने t टाइम ट्रेवल किया, तो इसने कितना किया, इसने किया t माइनस 1/6 आवर। अब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम चला, तो डिस्टेंस ऑफ लॉरी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मोटर कार। अब लॉरी ने डिस्टेंस चला 40 की स्पीड से t टाइम में, एंड मोटर कार ने चला 60 की स्पीड से t माइनस 1/6 टाइम में। तो 4t 0 तो काट लो, क्यों परेशान हो रहे, 6t माइनस 1, तो t इज इक्वल टू हाफ आवर। तो आधे घंटे में भैया पकड़ लिया मोटर ने इसको, आधे घंटे में मोटर ने लॉरी को पकड़ लिया। अब कितना चला आधे घंटे में लॉरी, तो लॉरी आधे घंटे में चली 40 इंटू हाफ, दैट इज 20 किलोमीटर। सो 20 किलोमीटर है भैया ऑप्शन में, ये रहा। चलो एक और हो गया, ठीक है। सो दैट इज 23rd क्वेश्चन। 24
Stones fall freely in the last second is equal to distance covered in first 3 सेकेंड। पहले 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस चला उतना लास्ट सेकेंड में चला। मान लो ये लास्ट सेकेंड है तो ये S1 ले लो, और ये पहले 3 सेकेंड है तो ये भी S1 ले लो। तो ये साइज पे मत जाना, सब बराबर है, फिजिक्स में ऐसे ही होता है। तो A to B, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट 3 सेकेंड। फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय in the last second is equal to distance covered by in first 3 सेकेंड। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लो फर्स्ट 3 सेकेंड का। भाई ड्रॉप किया तो u तो 0 हो गया, हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 9/2g। ठीक है, 9/2g हो गया। अब ये हुआ लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड मान लो nth सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड हम कैसे निकालते हैं? u प्लस a/2 2n-1 स्क्वायर। तो ये कितना है? 9/2g, u तो 0 है और एक्सेलरेशन g/2 के बराबर है, और ये हो गया 2, अरे ये स्क्वायर नहीं होता भाई, ये हो गया 2n-1, g/2 कैंसिल हो गया, तो n = 5 सेकेंड हो गया। सिंपल, 5 सेकेंड चला। ये भी सब बहुत आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 25th, the initial velocity is u and acceleration is at, a being constant, then velocity at any time is given by, what is given? Acceleration is equal to at, acceleration होता है dv/dt is equal to at, तो dv is equal to at dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? 0 to t और ये u to v। तो इसका इंटीग्रेशन dv का v, u to v, और at का इंटीग्रेशन at²/2 0 to t। तो ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू हाफ at²। तो कौन सा आ गया भैया? ये आ गया। ठीक है। 25th, the question number 26, a bullet fired into a fixed wooden block loses half its velocity after penetrating 60 centimeter. It come to rest after penetrating a further distance of, मान लो भाई इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? u/2, डिस्टेंस कितना चला? 60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब दूसरा केस में ये u/2 से 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u/2, दैट इज 2a इंटू s। तो डिवाइड कर दो इनको, 2a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया भाई 1/4 माइनस 1, ऊपर आ गया 3/4 और नीचे आ गया 1/4, और माइनस माइनस तो दोनों निकल जाएंगे, 60/s। तो s इज इक्वल टू आ गया 20, तो ये 20 आ गया, तो ये ऐसे 20 हो जाएगा, राइट। 26, 27, the displacement of a body is given be proportional to cube of time elapsed. इस distance is proportional to t cube, मान लो भाई kt cube। तो क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, ds/dt कितना हो गया? 3kt²। फिर एक्सेलरेशन निकाल लो, dv/dt, तो 6kt। ये तो मजा आ गया क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन ही नहीं था। तो 6kt, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। देखो 6kt, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग विद टाइम।
So this is the answer. That was 27, then 28. A particle moving in a straight line cover half the distance with speed 3, the other half with 4.5 and then 7.5. शॉर्टकट में तो भैया ये बहुत आराम से हो जाएगा. शॉर्टकट में तो ये सेकंड्स में मैं कर देता हूँ. देखो 4.5 7.5 का एवरेज हो गया 6, 6 और 3 1/3 प्लस 1/6, तो दैट विल बी आंसर आएगा 4. राइट, चलो शॉर्टकट नहीं मारते, सीखते हैं कुछ. ये हो गया ए से चला बी कुछ डिस्टेंस एस, किस स्पीड से 3, मान लो कितने टाइम में टी टाइम में. फिर बी से सी, बी से डी ले लो, ये पहले बी से सी गया, इक्वल टाइम इंटरवल है, तो ये टाइम t1 तो ये टाइम भी t1, एंड ये स्पीड हो गई 4.5 और ये स्पीड हो गई 7.5. अच्छा ये डिस्टेंस मान लेते हैं s1 और ये डिस्टेंस s2, लेकिन ये पूरा का पूरा तो s के बराबर है. ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हो जाती है टोटल डिस्टेंस, कितना हो गया 2s अपॉन टोटल टाइम t प्लस 2t1. तो अब आपको s और s तो t और t1 निकालना है, तो पहले t निकाल लेते हैं. डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/3, इधर से t1 निकाल लेते हैं, s1 निकाल लेते हैं. 4.5 t1, s2 7.5 t1. अब s1 प्लस s2 इज s, तो s हो गया हमारा कितना, तो s आ गया 4.5 t1 7.5 t1, दैट इज 12 t1 12 t1 12 t1, तो ये हो गया t1 इज इक्वल टू s/12. तो अब ये वैल्यू s/3 और ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 2s अपॉन t कितना है s/3 प्लस 2s/12. इसको सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा 4. राइट, तो इस तरह से होता है डेस्क्रिप्टिव, लेकिन शॉर्टकट में बहुत जल्दी हो जाएगा. मैं एक वीडियो डालूंगा शॉर्टकट मेथड का. राइट, देखना उसको. 29. From the top of a building 20 meter high, a ball is projected horizontally. If the line joining the point of projection with the horizontal, then the initial velocity of the stone is. ये देखो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये गया ऐसे और ये पहुँच गया यहाँ. तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको दूसरे रंग से बना देता हूँ. ये लाइन बना रही है एंगल 45 डिग्री का. तो और ये कितनी है हाइट, ये हाइट है 20 मीटर. अच्छा देखो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 20 हो गया. ठीक है, अगर टोटल टाइम t है, अगर टोटल टाइम t है तो u वेलोसिटी से t टाइम में 20 मीटर चला, तो 20 इज इक्वल टू u t. ये तो आ गया हमारे पास एक इक्वेशन. अब हमें u तो निकालना है, लेकिन टाइम चाहिए. अब इसमें इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो है नहीं भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है. ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है. और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है तो वर्टिकल मोशन के लिए तो ड्रॉप हो गया ना. तो वर्टिकल मोशन के लिए ये ड्रॉप हो गया. तो वर्टिकल मोशन के लिए अगर मैं लगाऊं तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0, t प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 लेनी है भाई, इंटू टी स्क्वायर. तो ये आ गया t इज इक्वल टू 2. तो t इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 सेकेंड. अब ये वैल्यू मैं यहां रख दूं, अब ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 20 इज इक्वल टू u इंटू 2, तो u इज इक्वल टू 10.
तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से काम हो जाएगा, राइट। अरे ये पंगा था इस क्वेश्चन में, है ना, ये इसी वजह से नहीं हुआ होगा कई लोगों से। चलो नेक्स्ट करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v1 एंड देन at the same instance another body is projected vertically upward from a point B with speed v2। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, एक हमने थ्रो किया v1 स्पीड से, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, और ये एक दूसरा यहां इसके जस्ट नीचे से थ्रो किया v2 वेलोसिटी से, और ये दोनों यहां जाके कोलाइड कर गए, दोनों यहां जाके कोलाइड कर गए। अब देखो ध्यान से सुनो, टाइम फॉर बोथ टाइम फॉर बोथ सेम, हाइट सेम, हाइट भी सेम, तो वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम, वर्टिकल टाइम भी सेम, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी सेम। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम। तो अच्छा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v1 sin 45, तो ये v1 sin 45 v2 के बराबर होना चाहिए, तो रख देते हैं v1 sin 45 v2 के बराबर, तो v1 sin 45 इज इक्वल टू v2, तो v1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू v2, तो आपका निकालना क्या था, v1 बाई v2, तो आ गया रूट 2, एंड ये हो गया। तो ये हमारे पास 15 क्वेश्चंस मोर। This was the video for the question number 16 to 30, right? अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।